हेलो। बीए सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज से आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आज बीए सेकेंड ईयर की जो फर्स्ट बुक है भारतीय संविधान, उस भारतीय संविधान में आज एक हम बिंदु शुरू कर रहे हैं, एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है प्रस्तावना। अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रीएम्बल। और ये क्या है, कहाँ से ली गई है, इसके बारे में आज हम विस्तार चर्चा करेंगे। जहाँ आपको कोई समस्या आए आप कमेंट करके हमें बताएं कि ये समझ में नहीं आया, ग्रुप में आप मैसेज डालें, हम बताएंगे। तो आज हम शुरू करें प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? पहले हम इसकी थोड़ी सी मोटी मोटी चर्चा कर लें। अगर हम बात करें विश्व में सर्वप्रथम, प्रस्तावना क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे। विश्व में किसी भी देश के संविधान में जो प्रीएम्बल जोड़ी गई है, प्रस्तावना जोड़ी गई है, वो अमेरिका के संविधान में जोड़ी गई है। यानी यूनियन स्टेट अमेरिका, यूएसए के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना जोड़ी गई है किसी भी देश के संविधान में। याद रखना ये भी चीज, दुनिया में पहला लिखित संविधान जो है वो भी अमेरिका का ही माना गया है। यानी पहली बार जो संविधान लिखित में आया हमारे सामने, दुनिया का सबसे छोटा संविधान जो आया वो अमेरिका का आया, और अमेरिका के संविधान में पहली बार प्रस्तावना जोड़ी गई। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना को हम संविधान का परिचय पत्र कह सकते हैं। परिचय पत्र है, यानी आपको संविधान को जानना है, संविधान क्या है, इसमें क्या लिखा गया है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो संविधान के प्रथम पृष्ठ पर जो प्रस्तावना लिखी हुई होती है उसे आप पढ़िए। उसको पढ़ने पर आपको पूरा पता चल जाएगा कि संविधान में क्या है, क्या नहीं है, किन किन बातों का समावेश किया गया है। ये प्रस्तावना, इसलिए इसको परिचय पत्र भी कहते हैं, या इसे अगर हम अपनी भाषा में कहें तो प्रस्तावना को संविधान की भूमिका भी कहते हैं। हम कोई भी चीज शुरू करने से पहले भूमिका बनाते हैं, वो भूमिका संविधान की प्रस्तावना है। यानी हम क्या लिखने जा रहे हैं, हमारे संविधान में क्या देने जा रहे हैं, इन चीजों का जो समावेश है वो हमारी प्रस्तावना के अंदर है। तो प्रस्तावना किसी भी संविधान का परिचय पत्र है, उसकी भूमिका है, उसका दर्पण है, उसका आईना है। पहले दुनिया में सर्वप्रथम किसी भी देश के संविधान में जो प्रस्तावना जोड़ी गई है वो अमेरिका के संविधान में जोड़ी गई है। क्यों जोड़ी गई है? क्योंकि अमेरिका का संविधान दुनिया का प्रथम लिखित संविधान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान में क्या है। संविधान की अलग से चर्चा करेंगे। हमारे पहला टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं प्रस्तावना, अलग से चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना, हमारा संविधान क्या था, कहाँ से आया। लेकिन पहली बात अगर हम भारतीय संविधान में करें, आपको पता है भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक कमेटी बनी थी, कैबिनेट मिशन भारत आया था, और उस कैबिनेट मिशन के प्रारूप के अनुसार हमारे भारत की एक संविधान सभा बनी थी। उस संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया था। उस संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, और इस प्रथम बैठक में हमने भारतीय संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था, प्रथम अध्यक्ष था, उसका चुनाव किया। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम जो अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने भारतीय संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया। सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, आयु में सबसे बड़े थे, और ये वरिष्ठता का जो सिद्धांत हमने लिया है, ये हमने वरिष्ठता का जो सिद्धांत लिया वो उन्होंने फ्रांस से लिया है। ठीक है, फिर संविधान सभा की द्वितीय जो बैठक हुई, दूसरी जो बैठक हुई, वो दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, और इस दूसरी बैठक में हमने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया।
और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने स्थायी। ठीक है, 2 बैठक हो गई। अब हमें चलना है सबसे महत्वपूर्ण जो बैठक हुई वो है तृतीय बैठक। ये हम अभी भूमिका बना रहे हैं हमारे टॉपिक की। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस 9 दिसंबर को हमने अस्थायी अध्यक्ष बनाया। फ्रांस की परंपरा के अनुसार संविधान के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने अस्थायी अध्यक्ष बनाया। दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई और दूसरी बैठक में हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया। तीसरी बैठक जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और इस संविधान सभा की तीसरी बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं और उस समय संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में भारतीय संविधान की प्रस्तावना रखी। इसको याद रखना है, हमारा टॉपिक यहां से शुरू होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। इसे याद रखना है कि संविधान सभा में प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। एक बात। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात याद रखनी है हमें कंपटीशन की दृष्टि से, कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, याद ये रखना है, प्रस्तावना के लिए संविधान में प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं है। आप ये सोचोगे साहब संविधान में प्रस्तावना लिखी गई है, नहीं। अंग्रेजी में प्रीएम्बल लिखा गया है लेकिन हिंदी में प्रस्तावना नहीं है ये। तो फिर हिंदी में क्या लिखी गई है? तो याद ये रखना है, हिंदी में प्रस्तावना के लिए एक शब्द का उल्लेख किया गया है और उस शब्द का नाम है उद्देशिका। इस शब्द को याद रखना। प्रस्तावना के लिए संविधान में उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अंग्रेजी में इसे प्रीएम्बल कहते हैं और हमारी लोकप्रिय भाषा में इसे प्रस्तावना कहा गया है। ठीक है, तो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना थी वो हमने रख दी। अब देखो आगे, हमने रख दी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर को संविधान सभा का कार्य प्रारंभ हुआ था, ये भी याद रखना है। प्रथम 2 बैठकों में तो हमने अध्यक्षों का चुनाव किया है, लोगों को सदस्यों को शपथ दिलाई है। 13 दिसंबर से हमारे संविधान सभा ने काम करना प्रारंभ किया। अब देखो क्या होता है, तारीख याद रखना, 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा में उद्देशिका रखी गई और ये रखने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। रख दी, लेकिन उसी दिन इस प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया गया संविधान सभा में। तो कब स्वीकार किया गया? तो याद ये रखना है, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 के दिन संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 के दिन संविधान सभा ने उद्देशिका का जो प्रस्ताव था, उद्देशिका के प्रस्ताव को पारित किया, यानी कि इसे स्वीकार किया कि हाँ, हम उद्देशिका को स्वीकार करते हैं, प्रस्तावना को स्वीकार करते हैं। तो 2 प्रश्न बन गए, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कब रखी गई? तो आंसर आएगा 13 दिसंबर 1946। यहीं से दूसरा प्रश्न बनता है, संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत की गई? स्वीकृत कब की? तो आंसर आएगा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार की गई है। लेकिन देखो, पारित तो इस 22 जनवरी को कर दिया, लेकिन फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है ये, संविधान सभा में भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान में प्रस्तावना कब जोड़ी गई? बहुत बार प्रश्न आता है, प्रस्तावना कब जोड़ी हमने? आप कहोगे 22 जनवरी को जोड़ दी ना? नहीं, हमने क्या कहा, 22 जनवरी को तो संविधान सभा ने प्रस्ताव पारित किया है, स्वीकार किया है कि हम प्रस्तावना को मानते हैं, लेकिन संविधान में कब लिखा गया, इसे संविधान में कब शामिल किया गया? तो याद रखना, संविधान की प्रस्तावना को संविधान के सबसे अंत में शामिल किया गया है, सबसे लास्ट में हमने शामिल किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस प्रस्तावना को संविधान में शामिल करने को लेकर संविधान सभा के बहुत से सदस्यों को दिक्कत थी, उनको अपवाद थे, उनकी कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान करना था, इसलिए प्रारंभ में संविधान सभा में प्रस्तावना को नहीं जोड़ा गया। ठीक है, यहां तक हो गई। अब बात है कि प्रस्तावना आई कहां से है? तो अगर हम बात करें कि प्रस्तावना की जो संकल्पना है, संकल्पना का मतलब विचार, यानी जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, इसका विचार हमारे पास आया कहां? भारत ने, हम संविधान जब पढ़ते हैं उस समय संविधान पढ़ते समय ये देखते हैं कि हमने अधिकार अमेरिका से लिए, संसद ब्रिटेन से ली, उसी प्रकार एक प्रश्न ये बनता है कि प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान निर्माताओं के पास आया कहां से? उन्होंने कहां देखा कि संविधान में एक प्रस्तावना भी होनी चाहिए? तो प्रस्तावना की जो संकल्पना का विचार है वो भारतीय संविधान में अमेरिका से आया है। एक चीज यहां से याद रखनी है, एक एक टॉपिक यहां, एक एक चीज को आपको बारीकी से अध्ययन करना है, एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना की संकल्पना को हम विचार कहते हैं। प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में अमेरिका से ग्रहण किया गया है, यानी अमेरिका से हमने इस प्रस्तावना को लिया है। लेकिन इसका जो प्रारूप है और इसकी जो भाषा है वो हमने अमेरिका से नहीं ली है। विचार कहां से ले रहे हैं? अमेरिका से ले रहे हैं, लेकिन इसकी प्रारूप और उसकी भाषा क्या होगी ये हम अमेरिका से ग्रहण नहीं करते। तो कहां से ग्रहण करते हैं? तो याद ये रखना है कि इसकी प्रारूप और जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। भारतीय संविधान को इसीलिए दुनिया का सबसे महान संविधान नहीं कहते, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान इसलिए नहीं कहते, क्यों? इसलिए कहते हैं क्योंकि इस भारतीय संविधान में हमने हर देश से की अच्छी अच्छी जो विशेषताएं थी उनको हमने ग्रहण किया है। तो दो प्रश्न फिर यहाँ बनते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका से ली है, लेकिन प्रस्तावना का प्रारूप और उसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। ठीक है, लेकिन प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति यानी पहली लाइन, और वो क्या है? वो लाइन है हम भारत के लोग। हम, प्रस्तावना की पहली लाइन है हम भारत के लोग, एक बहुत ही खूबसूरत लाइन जहां से हमारा संविधान शुरू होता है, हम भारत के लोग। और ये जो संविधान की पहली पंक्ति है, याद रखना, संविधान की प्रथम पंक्ति भी हमने अमेरिका से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने संविधान की पहली पंक्ति ग्रहण की है। कौन सी? हम भारत के लोग। अमेरिका के संविधान में ये नहीं लिखा गया कि हम भारत के लोग, अमेरिका के संविधान में नहीं लिखा, ये तो हमारे संविधान में लिखा है। तो अमेरिका के संविधान में लिखा क्या है? वी द पीपुल। वी द पीपुल कहां के? अमेरिका के। हम अमेरिका के लोग। अमेरिका के संविधान की पहली पंक्ति है हम अमेरिका के लोग, और उसी पंक्ति को हमने लिया हम भारत के लोग। ठीक है, तो हम 3% ने संकल्पना अमेरिका से ली है, इसका प्रारूप और भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, लेकिन जो पहली लाइन है वो पहली लाइन हमने कहां से ली है? पहली लाइन भी हमने अमेरिका से ली है। अब देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आखिर है क्या? तो आपने पढ़ी भी होगी, हर किताब के पीछे भी हमारी उद्देशिका प्रस्तावना लिखी हुई आती है। उस प्रस्तावना के बारे में हमें पढ़ना है। हम इस प्रस्तावना को अलग अलग टुकड़ों में बांट के पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्या है क्या नहीं है, और फिर एक एक शब्द को
पढ़ना है। प्रस्तावना का एक एक शब्द हमें संदेश देता है। तो प्रस्तावना क्या है? देखो, जहां से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है वो पहली लाइन है, हम भारत के लोग। इस प्रस्तावना को बनाने वाला आपसे पूछे कि भारतीय प्रस्तावना किसने लिखी थी, तो आपको एक ही आंसर याद रखना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो प्रस्तावना की पहली लाइन, हम भारत के लोग, फिर आगे क्या है, भारत को, हम भारत के लोग भारत को एक ध्यान रखना, संविधान की प्रस्तावना का एक एक शब्द बोलता है, एक एक शब्द हमें कुछ संदेश देता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे क्या आएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए यहां तक देखो पहले, बाकी एक एक शब्द और पढ़ना है। हम भारत के लोग, पहली लाइन क्या है, हम का मतलब वी। इसमें नेहरू ने ये नहीं लिखा कि मैं, अगर आज के शासक होते, आज के प्रधानमंत्री होते तो लिखते कि मैं, क्योंकि एक व्यक्ति लिख रहा है ना ये तो, लेकिन नेहरू की सोच देखिए, हम और भारत, ना हमने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है, न हमने इंडिया शब्द का प्रयोग किया है, हम भारत के लोग यानी जनता, हम भारत के लोग। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है इस लाइन से, हम भारत के लोग। आपसे कभी प्रश्न ये बने, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आता है, प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बने कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो उत्तर आएगा भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया। लेकिन यह है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, भारतीय संविधान की अंतिम सत्ता किसमें निहित है, तो आपको यही बताना है, भारतीय संविधान की अंतिम सत्ता, भारतीय संविधान का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। आंसर आएगा जनता। क्यों आएगा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन ये कह रही है, हम भारत के लोग, यानी इस संविधान को कौन बना रहे हैं, हम भारत के लोग बना रहे हैं, हम भारत के लोग। तो 5 विशेषताएं, हम भारत को 5 विशेषताएं दे रहे हैं, हमारे भारत की 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र का मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्र जो आंतरिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र हो, भारत के सरकार के द्वारा दिए गए आदेश पूरे देश में एक समान से मान्य होंगे, कोई उनका विरोध नहीं कर सकता। आंतरिक रूप से स्वतंत्र और बाह्य रूप से स्वतंत्र, यानी हमारे देश दूसरे देशों के साथ किसी भी प्रकार के संबंधों को स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ हमें संधि करनी है, किसके साथ हमें किस प्रकार के संबंध रखना है या नहीं रखना, ये तय करना हमारी सरकार का काम है, हमारे भारत की जिम्मेदारी है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र है और बाह्य रूप से भी स्वतंत्र है। देश के अंदर क्या करना है ये हमारी सरकार, हमारा देश निर्धारण करेगा, बाहर क्या करना है हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। यद्यपि बाह्य स्वतंत्रता के कुछ अपवाद हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ बातें हमें माननी पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुछ निर्णय हमारे ऊपर बाध्यकारी होते हैं, लेकिन वो अपवाद हैं। क्यों है? विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है,
ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो हमारे ऊपर हमारी बाह्य स्वतंत्रता को निर्धारित करती है, अंकुश लगाती है। लेकिन याद रखना वो अपवाद है बाह्य स्वतंत्रता की। क्यों? क्योंकि उन संगठनों की सदस्यता हमारे लिए ऐच्छिक है। हमने सदस्यता ली है, और अगर हमने सदस्यता ली है तो हम सदस्यता का क्या कर सकते हैं? त्याग भी कर सकते हैं, यानी बाध्यकारी नहीं है। तो पहला शब्द, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत राष्ट्र पूर्णतया स्वतंत्र है। दो क्षेत्रों में, भारत के आंतरिक मामलों में और दूसरे देशों के साथ बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। दूसरा आता है पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म। अब एक चीज यहां पर याद रखना है, पंथ निरपेक्ष जो शब्द था, पंथ निरपेक्ष जो शब्द था, इसको याद रखना, पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के मूल संविधान में नहीं था। जो प्रस्तावना नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना रखी थी, इस प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता और समाजवादी दोनों ही शब्द नहीं थे। तो आप कहोगे फिर संविधान की प्रस्तावना में ये पंथ निरपेक्षता और समाजवादी थे ही नहीं, तो फिर कहां से आ गए? आए, हमने संविधान में संशोधन किया है। तो याद रखना, पंथ निरपेक्षता जो शब्द है वो संविधान के मूल में नहीं था, मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसके लिए भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में 1976 जब भारत में आंतरिक अशांति के नाम पे भारत का तीसरा आपातकाल, तीसरी इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, उस समय संविधान में एक व्यापक बदलाव किया गया था, एक बहुत विस्तृत बदलाव किया गया था, और उस संविधान संशोधन का नाम था 42वां संविधान संशोधन 1976। इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी। तीसरा शब्द अभी हम और पढ़ेंगे। पंथ निरपेक्षता और समाजवादी, ये दोनों ही शब्द हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े हैं। अब देखो, पंथ निरपेक्षता का मतलब भारत किसी एक धर्म को मानने वाला राष्ट्र नहीं है, भारत किसी पंथ को मानने वाला देश नहीं है। हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, किसी को नहीं मानते लेकिन सबका सम्मान करते हैं। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब हमने यहां पर धर्म निरपेक्षता नहीं लिखी, हमने यहां पंथ निरपेक्षता लिखी है। इसको अंग्रेजी में हम सेकुलर कहते हैं। हम एक सेकुलर राष्ट्र है, हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। हम धर्म के नाम पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। ये भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, भारत की एक महान विशेषता भी है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं। तीसरी विशेषता क्या है? भारत एक समाजवादी राष्ट्र होगा। भारत एक समाजवादी राष्ट्र होगा, और ये समाजवादी शब्द भी मूल संविधान में नहीं था, ये भी हमने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। इसका मतलब क्या होगा? आपको भी पता है कि जब हमारा भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय दुनिया 2 भागों में बढ़ चुकी थी। दुनिया में 2 गुट बन चुके थे, अमेरिका और सोवियत संघ नाम से। दुनिया में एक वाक युद्ध चल रहा था जिसका नाम था शीत युद्ध, कोल्ड वार के नाम से दुनिया में एक युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। अमेरिका पूंजीपति राष्ट्रों का नेतृत्व करता था, तो सोवियत संघ समाजवादी और साम्यवादी राष्ट्रों का नेतृत्व करता था। भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत ना तो अमेरिका के गुट में जाना चाहता था, ना सोवियत गुट में जाना चाहता था। भारत स्वतंत्र होकर के अपना कार्य करना चाहता था, अपने राष्ट्र का विकास करना चाहता था। इसलिए भारत ने दोनों गुटों से अलग होकर के अपने आप को क्या रखा? गुट निरपेक्ष रखा। फिर जाकर के भारत ने 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व भी किया है। तो समाजवादी का मतलब है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हम पूंजीवाद को भी अपनाएंगे, और हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था में समाजवाद और साम्यवाद को भी अपनाएंगे। यानी जरूरत के अनुसार हम पूंजीवाद को भी अपनाते हैं, और जरूरत के हिसाब से हम साम्यवाद को भी, दोनों को मिला करके हम अपना शासन चलाएंगे। इसीलिए ये पूछते हैं कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो हम कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि हम पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के गुणों को मिलाकर के चलते हैं। आवश्यकता अनुसार हम साम्यवाद को अपनाते हैं, आवश्यकता अनुसार हम समाजवाद को अपनाते हैं और पूंजीवाद को अपनाते हैं। तो हम समाजवादी राष्ट्र हैं। और भारत समाजवादी राष्ट्र कब बना? तो याद रखना, भारत पंथ निरपेक्ष और समाजवादी दोनों ही 1976 में बने हैं। तो 2 शब्द हमने संविधान की प्रस्तावना में जोड़े, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता।
यद्यपि टोटल 3 शब्द जोड़े हैं हमने, अखंडता और जोड़ेंगे अभी हम। तो पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी, संविधान की प्रस्तावना में, देखो संविधान की प्रस्तावना में ही लिख दिया कि भारत क्या होगा। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को ही पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया कि हम क्या होंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगे, हम किसी के नियंत्रण में नहीं रहेंगे, हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाएंगे, हम डेमोक्रेसी को अपनाएंगे, यानी लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होगा, यानी लोकतंत्र होगा। और हम लोकतंत्र में भी हम क्या रखेंगे, हमने कह दिया कि लोकतंत्र में भी प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपनाएंगे, अर्थात हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाएंगे, जिसमें जनता सीधे भाग ना लेकर के जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हम हमारा शासन करेंगे। तो हमने कह दिया कि हमारा भारत क्या होगा, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा। और याद रखना है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत से बड़ा कोई भी दुनिया में लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं है। तीसरा आता है गणराज्य। भारत एक गणराज्य है। अब आप कहोगे कि गणराज्य क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है, एक होता है राजतंत्र, एक होता है गणतंत्र। राजतंत्र का मतलब क्या होता है? राजतंत्र का मतलब ये होता है कि उस राष्ट्र का सबसे बड़ा पदाधिकारी, यानी उस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष, उस देश का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत रूप से चुना जाता है, तो वो राजतंत्र होगा। यानी बाप के मरने के बाद बेटा, बेटे के मरने के बाद उसका बेटा, इस प्रकार से अगर शासन व्यवस्था चले तो वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होगी। जैसे कि ब्रिटेन में लोकतंत्र है, याद रखना, ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है महारानी, और महारानी क्या है? एक वंशानुगत है। महारानी की जो सबसे बड़ी संतान होगी वही क्या बनेगी, आगे जाकर के ब्रिटेन की महारानी बनेगी या महाराजा बनेगा। लेकिन भारत ने कह दिया कि हम राजतंत्र को नहीं अपनाएंगे, हम तो किसको अपनाएंगे? हम तो गणतंत्र को अपनाएंगे। तो फिर गणतंत्र क्या है? गणतंत्र का मतलब है जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष या जिस देश का संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत ना चुना जाकर के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता हो। याद रखना, संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख यानी कि राष्ट्राध्यक्ष, हम शासनाध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। याद रखना, शासन का अध्यक्ष दूसरा होता है और राष्ट्र का अध्यक्ष दूसरा होता है लोकतांत्रिक देशों में। जैसे भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति है और शासन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। तो भारत का संवैधानिक प्रमुख, तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत का संवैधानिक प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत रूप से ना चुना जा करके क्या होता है? निर्वाचित होता है, यानी जनता के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसलिए भारत क्या है? एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। प्रश्न फिर आगे, इसी में प्रश्न आगे बने कि भारत गणतंत्र कब बना? तो याद रखना, भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। आपका प्रश्न होगा 26 जनवरी 1950 को ही हमारा भारत गणतंत्र क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ये एक अलग बात है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के सबसे बड़े संवैधानिक प्रधान, सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख, जिसको हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने प्रथम जो शपथ ली थी, पहले राष्ट्रपति ने शपथ ली थी 26 जनवरी 1950 को, और शपथ लेने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी भारत में पहले राष्ट्रपति कब बने? 26 जनवरी 1950 को। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, जो बिहार से आते थे। इसलिए जिस दिन राष्ट्रपति चुने गए, निर्वाचित हुए, उस दिन ही भारत क्या बना? गणतंत्रात्मक राष्ट्र बना। तो भारत गणतंत्रात्मक राष्ट्र कब बना? तो भारत गणतंत्रात्मक राष्ट्र बना 26 जनवरी 1950 को। तो 5 विशेषताएं हमारे भारत की हो गई।
हम भारत के लोग यानी हम भारत की जनता भारत को 5 विशेषताएं दे रहे हैं। कौन सी? कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, भारत समाजवादी राष्ट्र होगा, भारत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाएगा और भारत क्या करेगा? एक गणराज्य होगा, यानी राष्ट्रपति उसका मालिक होगा। तो 5 विशेषताएं हो गई। तो एक लाइन याद रखना, प्रस्तावना की प्रारंभिक लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा हम यहां तक 5 चीजें हमने बना दी, अब और चीजें भी हम इसको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं वो सुने आगे। हो गया लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा आगे क्या लिखा गया? तथा इसके समस्त नागरिकों को हमने याद रखना, भारत के संविधान निर्माताओं ने, भारतीय संविधान ने किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। ये नहीं किया कि साहब हिंदू को शामिल किया, मुस्लिम को शामिल नहीं करेंगे, ये नहीं किया कि साहब हमने उच्च वर्ग को शामिल करेंगे, निम्न वर्ग को शामिल नहीं करेंगे। नहीं, ये इसीलिए तो हमारे संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है, दुनिया का सबसे अनोखा संविधान है। क्यों? क्योंकि हमने संविधान की प्रस्तावना में लिख दिया इसके समस्त नागरिकों को, इसके किसके? भारत के समस्त नागरिकों को। यानी हम संविधान में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे। 5 चीजें जनता ने भारत को दे दी। अब भारत हमारा जो संविधान है वो जनता को क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार की हम न्याय देंगे। हमारा संविधान भारत के समस्त नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय उपलब्ध करवाता है। कौन कौन सी? सामाजिक न्याय, यानी संविधान ये गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत नहीं की जाएगी, ना कोई गरीब होगा, ना कोई उच्च होगा, ना कोई निम्न होगा, सभी भारत के लोग बराबर होंगे। हमारी सिर्फ एक विशेषता होगी, हमारी सिर्फ एक पहचान होगी और वो पहचान होगी हम सब भारतीय हैं, हम सिर्फ इंडियन हैं, इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है। तो हम न्याय क्या दे रहे हैं? सामाजिक न्याय दे रहे हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय के अलावा क्या देंगे? हम आर्थिक न्याय देंगे। आर्थिक न्याय का मतलब क्या हुआ? आर्थिक न्याय का मतलब ये हुआ कि हम गरीबों का संरक्षण करेंगे। गरीबों की, जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, अपनी 5 मूलभूत आवश्यकताओं को भी अगर पूरा नहीं कर पा रहा तो ऐसे लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो। और भारतीय संविधान ने इसकी पूरी गारंटी दी है कि भारतीय जनता को आर्थिक न्याय मिलेगी और आज आर्थिक न्याय दी जा रही है। चाहे वो आपको आर्थिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई मनरेगा योजना हो, चाहे राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही खाद्यान्न सुरक्षा योजनाएं हो, बीपीएल योजनाएं हो, अंत्योदय योजनाएं हो, बहुत सारी योजनाएं हमारे आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें चला रही है। तो हम लोगों को आर्थिक न्याय देंगे, यानी अर्थ के आधार पर लोगों को भूखे नहीं मरने देंगे, हम लोगों को रोजगार की गारंटी देते हैं, हम लोगों के आर्थिक विकास की गारंटी हमारे संविधान देता है। और जब हम अधिकारों पर चर्चा करेंगे तो एक संविधान के अनुच्छेद में पढ़ेंगे कि कौन सा संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है, कौन सा अनुच्छेद आर्थिक न्याय की बात करेगा। तो सामाजिक न्याय दी जाएगी, आर्थिक न्याय दी जाएगी और साथ साथ दी जाएगी राजनीतिक न्याय। तो आप कहोगे सामाजिक न्याय समझ में आती है कि साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्थिक न्याय समझ में आती है कि लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, लोगों के साथ आर्थिक स्थिति में व्यवहार किया जाएगा। लेकिन ये कहां से आ गया कि साहब राजनीतिक न्याय दी जाएगी? तो राजनीतिक न्याय का मतलब यह है कि व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। ऑनलाइन नहीं,
जो भी भारत का नागरिक होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का होगा, सभी को वोट देने का अधिकार होगा। और वोट देने की योग्यता सिर्फ भारत में संविधान ने एक रखी है कि जिस भी व्यक्ति की आयु 21 वर्ष की हो चुकी है, जिस भी व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, हम उसको वोट देने का अधिकार देंगे। याद ये रखना, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है साहब वोट देने की आयु तो 18 वर्ष है, फिर 21 वर्ष कैसे? हम बात कर रहे हैं जिस दिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी गई 13 दिसंबर 1946 को, और जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे वोट देने की आयु थी 21 वर्ष। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि जिस भी व्यक्ति की, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जिसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, हम उन सबको वोट देने का अधिकार देंगे। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, वोट देने का अधिकार दे दिया। साथ ही हमने क्या कहा, हमारा संविधान क्या, राजनीतिक न्याय क्या कहती है, अगर आपको वोट देने का अधिकार है तो आपको वोट लेने का अधिकार भी है। अब आप लोग वोट देने का अधिकार क्या, इसका मतलब यह है कि आप क्या हो, आपको चुनने का अधिकार भी है। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पद के लिए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं किसी भी पद के लिए। भारत का ऐसा कोई भी राजनीतिक पद नहीं है जो भारत की जनता नहीं लड़ सकती। बस संविधान ने योग्यताएं निर्धारित कर रखी है कि कौन से पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसमें आयु निर्धारित कर रखी है, अन्य शैक्षिक योग्यताएं के कई पदों में निर्धारित कर रखी है। अगर आप वो योग्यताएं पूरे करते हैं तो आपको निश्चित रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार है। और ये हमारे संविधान में लिखा है हमने कि राजनीतिक न्याय, हम भेदभाव नहीं कर रहे किसी व्यक्ति के साथ। तो हमारा संविधान 3 प्रकार की न्याय उपलब्ध करा रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारा संविधान उपलब्ध करवा रहा है। ठीक है, तो याद रखना 3 प्रकार की न्याय दे रहा है। फिर दोबारा रिपीट कर दूं, भारतीय जनता भारत की 5 विशेषताएं निर्धारित करती है, प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्र और गणराज्य। ये 5 विशेषताएं तो भारतीय संविधान की हैं, भारत राष्ट्र की हैं। फिर भारतीय संविधान हमें क्या दे रहा है, 3 प्रकार की न्याय दे रहा है। कौन सी न्याय दे रहा है, सामाजिक न्याय दे रहा है, आर्थिक न्याय दे रहा है, राजनीतिक न्याय दे रहा है। 3 प्रकार किसी के साथ भेदभाव नहीं की जाएगी। इसके अलावा क्या दे रहा है, ध्यान से देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, न्याय मिल गई। अब हम आपको स्वतंत्रताएं दे रहे हैं। स्वतंत्रताएं आपको 5 दी जाएगी। कौन कौन सी दी जाएगी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 क्या दी जाएगी आपको, स्वतंत्रता दी जाएगी। 3 प्रकार की न्याय दे रहे हैं और 5 प्रकार की हम आपको स्वतंत्रता उपलब्ध करवा रहे हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी होगी, हम आपको विचार करने की स्वतंत्रता देते हैं। आप विचार करने का मतलब आप कुछ भी सोच सकते हैं, सही भी सोच सकते हैं, गलत भी सोच सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा सोच सकते हैं। यानी आपको सोचने, आपके सोचने पर, आपकी बुद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो विचार करने की स्वतंत्रता होगी। जो विचार, आपको भी विचार करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है, तो विचार पर प्रतिबंध भी सरकार लगा सकती है। जब तक आप विचार नहीं करोगे तब तक आप किसी को अभिव्यक्त नहीं करोगे। जो चीज आपके दिमाग में आई आपको उसको अभिव्यक्त करना है। कैसे आप अभिव्यक्त करने के लिए मौखिक यानी बोल करके कर सकते हैं, लिख करके कर सकते हैं, संकेतों के माध्यम से कर सकते हैं। आपको छूट रहेगी कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 ये कहता है कि व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। आपको विचारों, आपके विचारों को कोई नहीं रोकेगा। विश्वास, आप किसी भी धर्म में आपको मानने वाले हो, आपको विश्वास की स्वतंत्रता रहेगी। आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आपको धर्म, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हमने पहले पढ़ा भी था, पंथ निरपेक्ष। हम पंथ निरपेक्ष, हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम सभी धर्मों को समान मानते हैं। याद रखना, भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, हमारी कोई विशेषता नहीं है। ठीक है। फिर है उपासना। उपासना का मतलब आप जिस धर्म को मानते हैं
आप उसकी किस पद्धति से पूजा प्रार्थना करते हैं, वो पूजा प्रार्थना करना आपका व्यक्तिगत मामला है। हाथ जोड़ के करते हैं, हाथ उठा के करते हैं, लेट के करते हैं, मन में करते हैं, जोर से बोल के करते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी आप किस प्रकार के विचार रखते हो, विचारों को अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होगी, किसी भी धर्म को मानने की होगी, किसी भी के ऊपर भी विश्वास करने की स्वतंत्रता होगी, और किसी भी किसी भी धर्म की उपासना आप किस प्रकार करेंगे, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान देता है, और इसका उल्लेख सर्वप्रथम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। तो 3 प्रकार की न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। बाकी का जो आगे जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा।